नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड एजुकेशन में। और आज हम नया सेशन शुरू करने वाले हैं पॉलिटी के बाद शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेंगे पॉलिटी के। इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश जब आए तो उसके वहाँ से शुरू करते हैं, क्या क्या क्रम रहा, कौन कौन से नियम लागू हुए, कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन से रेगुलेशन आए। तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी जानते होंगे आप, सूरत में हुआ था। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। तो 1600 में जैसे स्थापना हुआ था तो एक कमर्शियल कंपनी के रूप में व्यापार करने आई थी। लेकिन 1765 होते तक एक प्रशासनिक बन गई थी। ये प्रशासन चलाने लगी थी। ये क्यों हुआ था? क्योंकि 1764 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में। प्लासी का युद्ध खत्म होते ही, जीतते ही, ब्रिटिश कंपनी के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी आ गया। उड़ीसा का शासन इनके क्षेत्र में आने लगा। तो इससे क्या हो गया कि भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का, देखिए, भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का इनको अधिकार धीरे धीरे इनके पास आने लगा। तो इस तरह से क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो व्यापार करने आई थी, वो एक प्रशासक के रूप में आने लगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी कमी क्या थी, कि एक और कमी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो कर्मचारी थे केवल अपना फायदा देखते थे, कंपनी की फायदा नहीं देखते थे। इससे कंपनी दिवालियापन आ गया था, कंपनी में दिवालिया हो गया था कंपनी, दिवालिया हो गया था कंपनी। सेकंड बात ये थी, कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। कर्मचारियों में क्या था? भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। इस चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई प्रकार के एक्ट पास किए, रेगुलेटिंग एक्ट पास किए। पिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट भी 4 आए। तो ये सारी चीज़ें हम क्रम में देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे कि जो चीज़ें ये दो भागों में बटा है। पहला है कंपनी रूल। कंपनी रूल, तो कंपनी रूल जो चला था वो 1773 से लेके 1858 तक चला था। सेकंड की बात करें तो द क्राउन रूल, ये जो चला था आपका 1858 से लेके 1947 तक, आज़ादी तक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कंपनी रूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी रूल के तहत सबसे पहले कौन सा एक्ट आया, ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल करने के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक प्रथम एक्ट था जो पास किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक पहला एक्ट पास किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। 1773, इसमें कुछ नियम बने थे। तो ध्यान रखिएगा, पहला नियम जो था, बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे चीज जान रखिएगा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ये कई बार पूछा जाता है कि कब बंगाल के गवर्नर का नाम कब चेंज किया गया। तो ये कब चेंज किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 1773 के अंतर्गत किया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। इसके अंतर्गत जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, वो बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग।
ठीक है। तो जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये एकदम याद रखिएगा ये चीज़ को, ठीक है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम कब रखा गया? ये रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि जो मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर थे इनको इन्हीं के अंतर्गत जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे इनको भी क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया, इनकी शक्तियाँ भी इनके अंतर्गत कर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, भी याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट सी की बात करें तो सी में क्या है, कलकत्ता। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और 3 अदर जस्टिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बात किए, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात किए। इसमें पहला पॉइंट डिस्कस किया हमने, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। इसके अंतर्गत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर थे, ठीक है। और दूसरी बात की है कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे, इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। और थर्ड पॉइंट डिस्कस किया हमने, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जस्टिस होते थे मेंबर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और बात करेंगे हम, चौथा पॉइंट डी की एक्ट ध्यान रखिएगा, यह एक्ट जो था ये कर्मचारियों को क्या कर दिया, को उपहार लेने से मना कर दिया, उपहार नहीं लेना था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उपहार नहीं लेना है अब था, अब इनको मना कर दिया गया है कि उपहार नहीं लेंगे। तथा जो ये क्या करते थे कि ये पर्सनल व्यापार मतलब व्यक्तिगत व्यापार करते थे, व्यक्तिगत व्यापार करते थे सॉरी व्यक्तिगत व्यापार करते थे, इस चीज़ के लिए भी इनको क्या किया गया, मना कर दिया गया। तो हम चले सबसे पहले पिछले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात हो रही है। इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया है और इनके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और सेकंड की बात करें तो मद्रास तथा बॉम्बे गवर्नर को इन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। और थर्ड पॉइंट डिस्कस करें तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जस्टिस हुआ करते थे। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इस एक्ट में कर्मचारियों को उपहार लेना से मना कर दिया गया, अब नहीं लेना था इनको उपहार। और व्यक्तिगत व्यापार को भी रोक लगा दिया गया, व्यक्तिगत व्यापार के लिए भी इन पे रोक लगा दिया गया। तो 4 पॉइंट जो है रेगुलेटिंग एक्ट के जो 1773 में पास हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाए, खासकर ये वाला पॉइंट, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाला लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स वाले, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, तो अगला पॉइंट है अमेंडिंग एक्ट, सॉरी हाँ 1781, जिसे एक और नाम से जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1773 में जो हमारा क्या है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसको सुधार करने के लिए ये आया था अमेंडिंग एक्ट 1781, ठीक है।
ये चीज़ें पूछ सकते हैं आपको। एक और इसका ना दूसरा नाम भी पूछा जाता है, कहीं कहीं ये भी आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, तो इसको जानने के लिए भी चीज़ें आती है। तो ध्यान रखिएगा 1781 ईस्वी में किसके लिए पास हुआ था, ये रेगुलेटिंग एक्ट को क्या है, संशोधित करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट को संशोधित करने के लिए ये पारित किया गया था। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, ध्यान देख लीजिए। जो सदर सदर दीवानी अदालत थी, सदर दीवानी अदालत थी, तो इसके रूप में जो मुकदमे थे, में मुकदमों की अपील को केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही सुन सकता है, गवर्नर जनरल ही सुन सकता है। ध्यान रखिएगा, जो सदर दीवानी अदालती के रूप में मुकदमों की अपील को गवर्नर जनरल ही सुन सकता। तो एक एक अधिकार दे दिया गया। दूसरा अधिकार ये दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कंपनी के किसी भी कर्मचारी पर आरोप तय नहीं कर सकता है, किसी भी कर्मचारी के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता या दोषी नहीं ठहरा सकता। तो हमने बात किया सदर दीवानी अदालत के रूप में मुकदमों के अपील को अब केवल गवर्नर जनरल ही सुनेगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। और सेकेंड इम्पोर्टेंट हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय कंपनी के किसी भी कर्मचारी के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते या दोषी नहीं ठहरा सकता। मतलब कर्मचारी कोई भी कृत्य कर रहा है उसको सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी या दोषी नहीं ठहराया जाएगा या किसी प्रकार से न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये भी इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट या एक यूँ कहें अमेंडिंग एक्ट में ये प्रावधान किए गए हैं। ये सुधार कहाँ किए जा रहे हैं, सब रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये रेगुलेटिंग एक्ट पे सुधार करने के लिए अमेंडिंग एक्ट आया जो 1781 में आया। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो कॉमर्शियल तथा पॉलिटिकल दोनों कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कमर्शियल अफेयर्स थे, जो कमर्शियल कार्य थे उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आता था। जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल थे उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 में आया था। इसके अंतर्गत कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों कार्यों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया गया। कमर्शियल व्यापार का कार्य अलग होगा, राजनीति वाले कार्य अलग होंगे। इसके लिए दो बोर्ड की स्थापना की गई, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों की स्थापना की गई। कमर्शियल जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालते थे, अब पॉलिटिकल जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालता था। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास कई पावर थे। एक थे पहले सिविल, दूसरा क्या मिलिट्री, और थर्ड रेवेन्यू। ये तीनों पावर किसके पास थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ही थे। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। इस एक्ट के अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट बात हुई, जो क्षेत्र कंपनी के अंतर्गत आते थे, कंपनी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, अंतर्गत
आने वाले क्षेत्र क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश इंडिया करके बुलाया गया। पहली बार ब्रिटिश इंडिया करके संबोधन किया गया, इंडिया कहा गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो पहली बार ब्रिटिश इंडिया कब कहा गया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को? तो ये कहा गया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट जानिए, 4 आए थे। एक आया था 1793, एक आया 1813, एक आया 1833, एक आया 1853। ये 4 चार्टर एक्ट आए, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 1793 वाले चार्टर एक्ट के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था कि तो ये था कि भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार, व्यापार एकाधिकार अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया गया, वो भी किसमें? तो व्यापार में। ठीक है। दूसरी बार गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है, जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, को बढ़ा दिया गया। थर्ड पॉइंट की बात करें कि कंपनी के कोई भी अधिकारी, कंपनी के कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के, अधिकारी बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा सकता है, छोड़कर नहीं जा सकता है, नहीं तो उसे इस्तीफा माना जाएगा। माना जाएगा। और यहाँ पे चौथे पॉइंट की बात करें, देखिए तो 3 पॉइंट की बात कर लिए। चार्टर एक्ट 1793 के तहत भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। सेकंड की बात करें तो गवर्नर जनरल की शक्तियाँ को बढ़ा दिया गया। थर्ड की बात करें तो कंपनी के कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के नहीं जाएगा, अब उसको जाने के लिए देश से बाहर अनुमति लेना पड़ेगा। तो इसलिए तो मतलब देश की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भारत की बात की जा रही है देश के रूप में। ठीक है। तो मतलब भारत छोड़कर नहीं जाएगा, अगर भारत छोड़ के जाता है तो उसे इस्तीफा का रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा, मतलब ये माना जाएगा कि उसने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ पॉइंट की बात करें तो अब ध्यान रखिए, गवर्नर गवर्नर जनरल आता था कमांडर इन चीफ, इन सब की नियुक्ति के लिए, इन सब की नियुक्ति के लिए शाही फरमान की आवश्यकता होगी। अब क्या होगी? ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब किसी प्रकार की नियुक्ति के लिए गवर्नर हो गए या कमांडर इन चीफ हो गए, गवर्नर हो गए, गवर्नर जनरल या कमांडर इन चीफ, इन सब में किसी की भी नियुक्ति के लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी कि वहाँ से मतलब शाही परमिट लेनी पड़ेगी, मतलब शाही मंजूरी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बिना हम किसी भी गवर्नर या गवर्नर जनरल या कमांडर इन चीफ की नियुक्ति हम नहीं कर सकते। तो चार्टर एक्ट 1793 में 4 पॉइंट हो गए। पाँचवा पॉइंट ये है, पाँचवा पॉइंट ये है कि कंपनी के कर्मियों तथा व्यक्तिगत व्यक्तिगत व्यापार को अनुमति दे दी गई, व्यापार को
अनुमति दे दी गई। ध्यान रखिएगा कि हम जब बात कर रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के तहत, इसके अंतर्गत क्या है कि कर्मियों को व्यक्तिगत व्यापार के लिए मना किया गया था। लेकिन ये क्या है 1793 के अंतर्गत इनको क्या किया गया, व्यक्तिगत व्यापार की मंजूरी दे दी गई। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा। अगली बात करें तो अगला चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में आया। कब आया? 1813 ईस्वी में आया, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए गए? तो दो कार्य, एक तो चाय तथा चीनी के साथ व्यापार, चीनियों के साथ व्यापार को छोड़कर देखिए यहाँ पे चाय पत्ती और चीनियों के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो दो बातें इसमें समझ में आई। एक तो चाय की व्यापार, एक चीनियों के साथ व्यापार। चीनियों के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी कंपनी के व्यापार के रूप में जो एक अधिकार प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये किसके अंतर्गत हुआ है? 1813 के अंतर्गत हुआ है। ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है। नैतिक तथा धार्मिक प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत आने की आज्ञा प्राप्त हो गया। भारत आने की आज्ञा मिल गया। तो ध्यान रखिएगा, इसी 1813 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नैतिक तथा धार्मिक प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत आने का आज्ञा प्राप्त हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि स्थानीय सरकार को कर वसूली का परमिशन मिल गया। और अधिकार ये भी मिला था कि अगर कोई व्यक्ति कर नहीं देता है तो उसको क्या दंडित किया जा सकता है इनके अंतर्गत। और इसके अंदर जो चौथा पॉइंट है कि भारत में शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई। तो ये रेगुलेटरी चार्टर एक्ट 1813 मतलब 1813 के अंतर्गत हमने 4 पॉइंट देखा। पहला कि चाय और चीनियों के साथ व्यापार को छोड़ के कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तथा नैतिक और धार्मिक प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत आने के लिए आज्ञा मिल गई, तथा स्थानीय सरकार अब कर वसूल सकती है। ठीक है। और अंतिम चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि भारत में शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई। अब ये 4 पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किया। अब अगले की बात करें तो अगला चार्टर एक्ट 1733। ध्यान रखिएगा, अगला चार्टर एक्ट क्या है, 20 साल बाद आया, सॉरी 1833। ठीक है, 1813 ईस्वी में 20 साल बाद क्या है, अगला चार्टर एक्ट आया। ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज कर दिया गया है। जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके जो सबसे पहले गवर्नर थे
लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे पहले गवर्नर थे भारत के। देखिए कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बताएं आपको, जो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। और दूसरा हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है सबसे पहला, तो ध्यान रखिएगा ये हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर के शक्तियों को वापस ले लिया गया। गवर्नर के शक्तियों को वापस ले लिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर के शक्तियों को वापस ले लिया गया इसी एक्ट के अंतर्गत। थर्ड की बात करें तो ध्यान रखिएगा जो प्रीवियस में हमारे जितने भी एक्ट बने हैं उनके अंतर्गत अगर कोई एक्ट बनता था तो उसको क्या कहा जाता है, रेगुलेशन कहा जाता था। क्या कहा जाता है, रेगुलेशन। लेकिन ये जो एक्ट बना है, ये चार्टर एक्ट आया है 1833 वाला, तो इसके अंतर्गत जो भी नियम बने इसको क्या कहा जाता है, एक्ट कहा जाएगा। तो दोनों बात में डिफरेंस समझ लीजिए। रेगुलेशन का मतलब है कि 1833 के पहले जो भी नियम बने हैं उसमें का कोई नियम बनता है तो उसको क्या कहेंगे, हम रेगुलेशन कहेंगे। लेकिन 1833 के बाद अगर इस एक्ट के अंतर्गत कोई नियम बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्ट कहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका कि सिविल सेवा प्रतियोगी के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से क्या होता है कि ये प्रतियोगिता नहीं हो पाता है। ये अगले एक्ट के में होगा 1853, जब चार्टर एक्ट क्या है कि 1853 आएगा उसके अंतर्गत क्या होगा, इसकी व्यवस्था होगी और शुरू भी हो जाएगा। सिविल सेवा प्रतियोगिता जो खुली प्रतियोगिता होगी सबके लिए होगी, भारतीय भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक संस्था के रूप में समाप्त कर दिया गया। रूप में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को अब व्यापारिक संस्था के रूप में समाप्त कर दिया गया और सिविल सेवा प्रतियोगिता के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई, लेकिन हो नहीं पाया कुछ कारणों की वजह से। जो 1853 अगला एक्ट आएगा जो उसके अंतर्गत ये होगा, ठीक है। पीछे भी हमने पढ़ा है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, तो ध्यान रखिएगा चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले चार्टर एक्ट के तहत। एक्ट 20 साल बाद ये भी आया है 1853, चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। इसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इनके अंदर दो भाग कर दिए गए। एक क्या किया गया कि विधायी शक्ति अलग कर दी गई और दूसरा क्या है, प्रशासनिक जो है अलग कर दिया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत 6 सदस्य और बढ़ गए, क्या है कि ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत। इन 6 सदस्यों को क्या कहा जाता था, विधान पार्षद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विधान पार्षद। ये विधान पार्षद जो थे एक मिनी
पार्लियामेंट की तरह वर्क करते थे। क्या करते थे? मिनी पार्लियामेंट की तरह वर्क करते थे। ये पार्लियामेंट किसके अंतर्गत किसके मतलब किसकी तरह वर्क करती थी? वो करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह ये भी वर्क करती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह तहत वर्क करती थी। सेकंड की बात करें तो जो सिविल सेवा के लिए जो प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी 1833 ईस्वी में, उसमें पहली बार इसमें प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आयोजन किया गया। एक समिति का नाम है मैकाले समिति। कौन समिति है? मैकाले समिति। ध्यान रखिएगा, ये मैकाले समिति 1854 बनी थी। ये शिक्षा से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? शिक्षा से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैकाले समिति कब बनी हुई? 1854 ईस्वी में। ये शिक्षा से जुड़ी हुई है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट ये था कि जो ये विधान परिषद बने, विधान पार्षद बने 6 लोग, 6 लोग, इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया। भारतीय प्रतिनिधित्व निधित्व को भी शामिल किया गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि मतलब कंपनी का रूल जो रहता है वो समाप्त होता है। अब अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि क्राउन रूल जैसे 1857 के बाद कैसे आया। इसके बीच में हम 1857 की क्रांति भी पढ़ लेंगे, जो आपको इतिहास में मिलेगा, इतिहास के सेशन में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना भूलें। धन्यवाद।